हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो मॉडल पेपर जारी किया है, जिसको क्वेश्चन बैंक के नाम पर हम लोग देख रहे हैं, वहाँ चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन बैंक जारी किया गया। पूरा ज्योग्राफी यानी पूरे आर्ट्स का, पूरे साइंस का, पूरे कॉमर्स का वो क्वेश्चन बैंक है। और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के सारे विषय के क्वेश्चन बैंक का पूरा फुल सॉल्यूशन कराने वाला है। अगर आप पूरा फुल सॉल्यूशन सिस्टमेटिक देखना चाहते हैं और ये वीडियो फिर से रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो आप मेरे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ पे भी खरीद सकते हैं कोर्सेस। और कोर्स का फी मात्र 199 है। 199 रुपये में आपको एक सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग टेस्ट भी आपको अवेलेबल कर देंगे 199 रुपये के अंदर। और अगर आप चाहते हैं यूट्यूब से पढ़ना, तो यूट्यूब पे भी हमारे कुछ वीडियोस फ्री रहेंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि सारे वीडियो फ्री करने में हम लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम लोग समय कम होने के कारण एक साथ आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों का लाइव एक ही यूट्यूब चैनल पे नहीं चला सकते। जबकि एप्लीकेशन में ऐसी सुविधा है कि हम एक ही घंटे में तीनों सब्जेक्ट के लाइव चला सकते हैं। और हम लोगों का दिन भर क्लासेस होता है, दिन भर क्लास के बाद शाम में जो समय बचता है, तो हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि एक चैनल होने के कारण तीन क्लास एक साथ, यानी आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का तीनों क्लास एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारे पास तीन सिस्टम है जहाँ से हम लोग ये पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक यूट्यूब चैनल पे तीनों क्लासेस एक बार में नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 199 का पैकेज लेके अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आप आगे फ्यूचर में कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप 199 वाला पैकेज में आप जुड़िए। वहाँ पे एप्लीकेशन में एक साथ तीन क्लासेस लाइव चलेंगे और कंटिन्यूअस क्लास चलेगा अभी से लेके जब तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होता है, जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है उसका। तो आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं भूगोल का। आज हम लोग भूगोल का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तक हम लोग वेरी शॉर्ट तक देख चुके थे। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर 1 का देखेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 में एंटर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पढ़ाएंगे आर्ट्स में राजेश नायक सर, और पढ़िए उनसे और मज़े लीजिए और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कीजिए ताकि आपका रिज़ल्ट बेहतर हो सके। तो चलिए आज आपके साथ हम जो डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो कल आपके साथ हम जो डिस्कस किए थे मानव भूगोल के बारे में, कि मानव भूगोल को परिभाषा बताए थे, और भूगोल की परिभाषा के बाद बताया था कि हम लोग रेड जेल जो है उसको मानव भूगोल का हम लोग जनक क्यों कहते हैं। तो चलिए हम लोग सब देखते हैं कि मानव भूगोल की क्या परिभाषा होगा। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जैक में कई बार पूछ चुका है। तो इस दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको क्या बताते हैं, आप सबसे पहला देखेंगे कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, है ना। तो मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो कल आप पढ़े थे क्योंकि भूगोल की 2 शाखाएं पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो पहला जो भूगोल की शाखा था, है ना, उसको हम लोग मानव भूगोल बोलते थे, और दूसरा भूगोल की जो शाखा है उसको हम लोग भौतिक भूगोल बोलते थे। तो आज हम लोग सबसे पहला जो डिस्कस करने वाले हैं, मानव भूगोल की परिभाषा डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि अनेक विद्वानों के द्वारा मानव भूगोल की परिभाषित किया गया है। मतलब क्या हुआ कि जो मानव भूगोल की जो परिभाषा है उन्हें विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीका से दिया है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे तो ये मानव भूगोल की वास्तविक परिभाषा क्या होगा। तो वास्तव में भौतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों और विभिन्नताओं के अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। समझ रहे ना। तो क्या हुआ कि भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाकलाप, इन दोनों के संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव भूगोल बोलते हैं। लेकिन मानव भूगोल की परिभाषा जो है सर्वप्रथम रेट जेल दिए थे, और रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल क्या होगा। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल, यहाँ देखेंगे कि संबंध के संश्लेषित अध्ययन है। तो यहाँ पे क्या देखें कि मानव भूगोल और मानव समाज, मानव भूगोल क्या, मानव समाज और धरातल, इन संबंधों के संश्लेषित अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। और यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, रेट जेल के द्वारा दिया गया है, और रेट जेल को मानव भूगोल के जनक कहते हैं। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखेंगे हम लोग एलन सैंपल के द्वारा उनकी क्या परिभाषा है। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, यानी पृथ्वी हमारा स्थिर नहीं है, अस्थिर है, और क्रियाशील मानव, है ना,
के मध्य जो परिवर्तन संबंध है उसको हम क्या बोलते हैं, मानव भूगोल बोलते हैं। तो आप ऊपर में क्या अभी हम आपको बताएं कि जो मानव भूगोल की जो परिभाषा है विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीका से परिभाषा दिया है। तो रेड जेल की परिभाषा आप यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे सैंपल की परिभाषा आप देख रहे हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जैक में कई बार पूछा है। तो ये जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे इसको मैं देखिए अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, चूँकि आप उसको नोट कर सकते हैं। इस परिभाषा को आप अपने तरीका से भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि अपनी आरंभिक अवस्था, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अपनी आरंभिक अवस्था में मानव से अधिक प्रभावित हुआ है। मानव अपनी आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति से अधिक प्रभावित हुआ है। इस कथन की पुष्टि कीजिए, ध्यान देना। क्या बोला कि अपनी आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति से अधिक प्रभावित हुए हैं। इसकी पुष्टि के निम्नलिखित कारण है। अगर हम पहला देखेंगे तो अपनी आरंभिक अवस्था का मतलब होता है शुरुआत का समय। क्या बोल रहा, आरंभिक अवस्था का मतलब यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, शुरुआत का समय में देख रहे हैं। तो मानव प्रकृति के अनुसार अपने को ढाल लेता था और प्रकृति के समक्ष बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता था। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब देखेंगे कि प्राचीन काल में देखेंगे तो प्राचीन काल में जैसा प्रकृति होता था तब प्रकृति के हिसाब से मनुष्य अपने आप को ढाल लेता था। आज के मनुष्य क्या है ना, आज के देखेंगे कि किसी मनुष्य को बहुत गर्मी लग रहा है ना, तो क्या कर रहा है, सीधा वो एसी का यूज कर रहा है, यानी प्रकृति के उसके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा, प्रकृति के उसके ऊपर। लेकिन पहले के जो मानव होते थे वो प्रकृति के हिसाब से चलते थे। आज के मानव है ना अपने हिसाब से प्रकृति को ढालते हैं। ये मानव भूगोल के हम लोग चैप्टर में कल ही डिस्कस किए थे आपको, है ना। और प्रकृति के समक्ष बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, जैसा प्रकृति चाहे, है ना, या प्रकृति के हिसाब से मनुष्य के चलना, है ना। ये हम लोग देखेंगे पहला। दूसरा हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, क्या बोलता है, इस अवस्था में मनुष्य प्रकृति को सुनता था। प्रकृति को मनुष्य जो है सुनता था और प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत रहता था, डरता था, और प्रकृति के लोग पूजा करते थे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आरंभिक काल में जो है ना, शुरुआत के समय में मानव की प्रकृति को कैसे प्रभावित किया। तो क्या बोल रहे हैं, प्रकृति को सुनता था और प्रकृति की उससे भय था और प्रकृति के लोग पूजा भी करते थे, है ना। तो ये आपका इसका दूसरा हम लोग पुष्टि कर रहे हैं। तीसरा क्या बोल रहा, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की अवस्था ही पर्यावरण या निश्चयवाद कहलाता था। पर्यावरणीय या तो निश्चय, यानी प्राकृतिक के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, यानी जैसा प्रकृति की सिचुएशन होता था मनुष्य उसी हिसाब से अपने आप को वो ढाल लेता था, उसी के अनुसार वो चलता था। ये आपका हो जाएगा तीसरा पुष्टि। चौथा क्या बोल रहा कि अपनी आरंभिक अवस्था में मानव की प्रौद्योगिकी का ज्ञान का स्तर काफ़ी निम्न था। मतलब आरंभिक अवस्था में जो है मनुष्य को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उतने ज़्यादा ज्ञान नहीं थे, है ना, अतः सामाजिक विकास का स्तर काफ़ी निम्न था। तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी ज्ञान नहीं होने के कारण जो मनुष्य का जो सामाजिक विकास था उसका भी स्तर बहुत कम था। और यहाँ पे क्या देखेंगे, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सबसे पहला देखेंगे तो आरंभिक अवस्था मनुष्य प्रकृति के अधिक प्रभावित हुआ। तो जो आरंभिक जो शुरुआत की जो अवस्था था उस अवस्था में मनुष्य जो है प्रकृति से अधिक प्रभावित था। अगला हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप इसको नोट डाउन करेंगे इसको, है ना। तो क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र पहला कौन है, कृषि भूगोल, जिसमें कृषि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की दूसरी शाखा है जो समाज से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तीसरा हमारा क्या यहाँ पे, तो यहाँ देखेंगे सांस्कृतिक भूगोल, नगरीय भूगोल और जनसंख्या भूगोल। तो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत विशेष प्रकार के विश्व की जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में देखेंगे कि आर्थिक से संबंधित अध्ययन होता है। संसाधन भूगोल है, आवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल। तो हम लोग देखेंगे कि मानव भूगोल की ये सारे क्या हैं, उप क्षेत्र हैं। तो ये पिछले साल भी इस प्रश्न जो है वो पूछ चुका है, तो उस दृष्टि से ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग 4 प्रश्न की बात करें तो 4 प्रश्न क्या बोल रहा कि मानव भूगोल की, है ना, मानवतावादी विचारधारा से आपका क्या तात्पर्य है ना। तो सबसे पहला देखेंगे कि मानव भूगोल और मानवतावादी विचारधारा, ये दो देखेंगे कि दो अलग अलग है। तो मानव भूगोल मानवता विचारधारा आपका क्या तात्पर्य है।
तो यहाँ क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल के मानवतावादी विचारधारा से तात्पर्य यह है कि मानव भूगोल के अध्ययन मानव के कल्याण से संबंधित है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं इस टॉपिक, देखिए कि मानव भूगोल, तो मानव भूगोल जो है, देखिए यहाँ पे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मानव भूगोल है उसकी अध्ययन क्या है, मानव भूगोल के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है मानव कल्याण। मानव भूगोल के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है मानव कल्याण और उसकी सामाजिक स्थिति के विभिन्न पक्षों को जोड़ा जाता है। यह विचारधारा का जन्म जो है कल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे 1970 के दशक में। तो दशक का क्या अर्थ हो रहा है ना, 10 वर्ष। 10 वर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दशक बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि 1970 का दशक का क्या अर्थ होता है, 10 वर्ष को हम लोग क्या बोलेंगे, एक दशक बोलेंगे। तो 1970 के दशक में है ना, मानव के आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि मानव के कल्याण हो सके और ये सुनिश्चित हो सके कि उसकी सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हो। इस विचारधारा के अनुसार मानव की स्थिति में केंद्रीय या क्रियाशील माना गया। मतलब यहाँ देखेंगे कि मानव विकास के सिस्टमेटिक अगर क्रम स्टार्ट हुआ तो कब से स्टार्ट हुआ, 1970 में। और 1970 के बाद जो मानव विकास के महत्वपूर्ण जो पक्ष था जिस पे को विकास करना था, तो उसमें था आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा। इन विशेष तरीका से इस पर जो है और सामाजिक परिवर्तन को सुदृढ़ किया गया है ना। और यह विचारधारा मनुष्य की है ना क्रियाशील माना गया। अगर हम लोग आगे बात करें थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्या बोल रहा है ना, क्या बोल रहा कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। देखिए मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध रखता है। क्यों, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो हम मानव के अध्ययन कहाँ करते हैं, मानव भूगोल में। और मानव एक सामाजिक प्राणी है तो इसकी संबंध सीधा इससे है ना। तो यहाँ देखेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर्विषयक है ना, क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों के अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है ना, क्योंकि इसमें मानव और प्रकृति पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव और प्रकृति इन दोनों के संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अर्थात धरातल के विभिन्न भागों में प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को प्रधानता दी जाती है ना। क्या बोल रहा है आप कि प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलाप को अध्ययन का प्रधानता दी जाती है, क्योंकि मानव मानवीय समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। अतः मानव भूगोल जो है उसके क्रियाकलाप से और नियंत्रित किया जाता है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप देखेंगे कि इस टॉपिक को अगर आप फुल चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पे आप चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक बार प्ले स्टोर से कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग जो एप्लीकेशन है उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो चाहे वहाँ पे आपको वीडियो है ना मिल जाएगा, लाइव क्लासेस मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नोट्स भी आपको मिल जाएगा। चूँकि आप जानते हैं कि थोड़ा परीक्षा का समय कम है ना, इसलिए एक ही वीडियो में चैप्टर भी डिस्क्राइब करें, उसके बाद आंसर क्वेश्चन भी समझावे, थोड़ा ये संभव नहीं हो पाता है ना। तो थोड़ा चलिए और कुछ क्वेश्चंस को और मैं आगे लेता हूँ, है ना। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा इधर मैं आ लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये इस पार्ट में हम आते हैं, ठीक है। अब देखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी क्वेश्चन है, नौ निश्चयवाद का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि यह नौ निश्चयवाद के जो प्रवर्तक थे वो थे ग्रिफिथ टेलर, है ना। ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को प्रेजेंट किए थे। और नौ निश्चयवाद विचारधारा नियतिवाद और संभववाद, नियतिवाद और संभववाद ये दोनों क्या है, ये दोनों विचारधारा है ना, जिसका मार्ग इसे रुको और जाओ, है ना। विचारधाराओं के बीच मार्ग है इसे रुको और जाओ और निश्चयवाद में कहा गया है। यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने, तो यहाँ क्या देखेंगे कि संभववाद विचारधारा क्या बता रहा, रुको और जाओ। इस विचारधारा का जो प्रमुख बिंदु है वो क्या है कि पर्यावरण को
नुकसान किए बगैर, है ना, अपना विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने पे बल देती है, यह ये विचारधारा है ना। दूसरा अगर बात करेंगे, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर होकर रह सकता है और ना ही प्रकृति स्वतंत्र रहकर, है ना, जी सकता है। इसके अनुसार मानव प्रकृति में विकास के लिए एक सीमा तक ही की जा सकती है। मतलब क्या हुआ कि मानव प्रकृति की एक सीमा है, उस सीमा के अंदर रहकर मनुष्य जो है अपने मतलब क्या जिया जा सकता, जी सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि उस प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ता है, यानी प्रकृति के अनुसार मनुष्य को ढलना पड़ता है ना। जैसे औद्योगिकरण करने हेतु जंगलों को नष्ट करने से बचना चाहिए और खनन करते समय खनिज संसाधनों के अतिरिक्त दोहन नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई उद्योग स्थापित करते हैं और वृक्षों की अधिक कटाई करेंगे तो इसका सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? मानव पर पड़ेगा, है ना। और खनिज संसाधन को अधिक दोहन करेंगे, है ना, तो इससे क्या होगा, जो आने वाला जो भविष्य का पीढ़ी होगा उसके ऊपर ये सीधा प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोलता आमूलवादी, है ना, रेडिकल विचारधारा क्या है। तो यहाँ देखेंगे आमूलवादी जो विचारधारा का विकास 1970 के दशक में हुआ था। यह विचारधारा किसके द्वारा? मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए पूरे विश्व में व्याप्त मानवीय समस्याएं जैसे गरीबी, भूखमरी, बीमारी। आपको पता होगा पूरी दुनिया के सामने 3 समस्याएं चट्टान बनकर खड़ी है। पहला है आतंकवाद, दूसरा है बेरोजगारी और तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग। इस बात से आप सहमत होंगे कि पूरी दुनिया के सामने 3 समस्याएं जो है वो चट्टान बनकर खड़ी है। पहला आपको हम क्या बताएं, है ना, पहला आपको बताएं आतंकवाद, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा ग्लोबल वार्मिंग। पूरी दुनिया में जो है ये समस्याएं हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, अपने इस सिद्धांत को प्रयोग करते हुए विश्व के व्याप्त मानवीय समस्याओं पर बल दिया है। और उन्होंने सबसे पहले किस पर फोकस किया है? गरीबी, दूसरा भूखमरी और तीसरा बीमारियां, जातिवाद, रंग भेद, ये सारे विश्व की समस्याएं हैं। और इस विचारधारा का मानना है कि पूंजीवाद के विकास के कारण इन समस्याओं का जन्म हुआ। गरीबी, भूखमरी, बीमारियां, जाति, रंग भेद, इन सारी समस्याओं का जड़ क्या है? पूंजीवाद। पूंजीवाद का विकास इन सभी समस्याओं का जड़ है। इन समस्याओं का जन्म होता है इस विचारधारा में ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्याप, है ना, व्यवस्था पर बल देती है जिसके अंतर्गत विश्व में समस्त निवासियों, विश्व का संसाधनों पर स्वामित्व का नियंत्रण हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे विश्व में जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों पर सबों का समान अधिकार होना चाहिए, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए थोड़ा 8 हम देखते हैं, ठीक है। क्या बोलता है संभववाद से आप क्या समझते हैं? देखिए ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन देखेंगे कि संभववाद क्या? संभववाद एक विचारधारा है जिस विचारधारा के सर्वप्रथम प्रतिपादन किए थे फ्रांसीसी भूगोलविदा जिसका नाम था विडाल डी ला ब्लास, है ना, विडाल डी ला ब्लास। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी क्रिएट हो रहा है। आपसे कोई पूछे या एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए कि संभववाद विचारधारा सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, है ना, विडाल डी ला ब्लास ने किया था। तो संभववाद का अर्थ क्या होता है? तो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुईस फ्रेबरे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ बन गया आपका कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका राइट। और संभववाद के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने के समक्ष वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त संभावनाओं को लाभ के लिए उपयोग करता है। इस अर्थ का क्या हो रहा है कि मानव अपने पर्यावरण के परिवर्तन करने के समक्ष, है ना, वह अपने प्रकृति द्वारा संभावनाओं को, जो प्राकृतिक द्वारा उसकी संभावनाओं जो मिला है उसको लाभ में वो परिवर्तन करता है। यह विचारधारा संभववाद विचारधारा है। मानवीय क्रियाकलाप तथा मानव के द्वारा विकसित सांस्कृतिक और भूदृश्य को महत्व प्रदान किया गया है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही मानव क्रियाकलापों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और मानव प्रकृति के वातावरण पर निर्भर होते जा रहे हैं, मतलब उसकी निर्भरता कम होता जा रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि 20वीं सदी, सदी का मतलब क्या होता? 100 वर्ष को हम लोग एक सदी बोलते हैं। अभी कौन सी सदी है? तो ये 21वीं सदी है, ठीक है। तो 20वीं सदी में क्या हुआ
कि यहाँ पे संभववाद, यहाँ पे देखेंगे कि इस विचारधारा के अंतर्गत बताया गया कि जो 20वीं सदी है, तो 20वीं सदी से मानव जो है वो प्रकृति पे इसकी निर्भरता धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा, घटता जा रहा है ना। ये संभववाद आपका ये क्या हो गया, ये संभववाद हो गया। तो इसमें देखिए इस प्रश्न के अंदर 2 ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, सब्जेक्टिव में भी 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बताया कि संभववाद विचारधारा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन रहा है ना। क्या बन रहा है यहाँ पे कि दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था। देखिए ये 2 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। आइए थोड़ा क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। तो अभी आपके साथ हम डिस्कस किए थे कि भूगोल की 2 प्रमुख शाखा है, पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। देखिए ये भी क्वेश्चन जैक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये भी पूछा है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो समझिए पहले इसमें से, तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल क्या है, भूगोल की 2 प्रमुख शाखा है। तो भूगोल की पहली शाखा क्या होगा, मानव भूगोल, और दूसरी शाखा क्या होगा, भौतिक भूगोल। तो सबसे पहले आज हम लोग भौतिक भूगोल के बारे में समझेंगे, फिर मानव भूगोल के बारे में समझेंगे। तो भौतिक भूगोल प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करता है। तो प्राकृतिक घटना क्या है, तो प्राकृतिक घटना बाढ़ आना, भूकंप, ये सारी घटनाएं प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो भौतिक भूगोल जो है उच्चवाचन से, उसके अंतर्गत क्या, जलवायु, मृदा, जल निकास, है ना, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि संबंधित जानकारियां कहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे, भौतिक भूगोल में अध्ययन करेंगे, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना। तो आगे क्या बोल रहा है कि भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान का क्या अर्थ हुआ, हमारा भूमि का जो आकृति है उसकी अध्ययन को भू आकृति विज्ञान कहेंगे। क्लियर समझ में आ गया होगा कि भूमि का जो ऊपरी सतह है उसकी अध्ययन हम लोग क्या बोलेंगे, भू आकृति विज्ञान कहेंगे। मौसम विज्ञान क्या होता है, जो मौसम से संबंधित ज्ञान का अध्ययन करता है। जैसे मान लीजिए आज का मौसम कैसा होगा, तापमान कितना, कहाँ पे कैसा तापमान होने वाला है, कितना पे कहाँ कैसे वर्षा वहाँ पे कैसा होने वाला है। तो जल विज्ञान जल से संबंधित, मृदा विज्ञान मृदा से संबंधित आदि के अध्ययन हम लोग कहाँ पे, भौतिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। फिर से देखेंगे भू आकृति, भूमि के आकृति की अध्ययन भू आकृति विज्ञान है, जिसको भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। मौसम से संबंधित अध्ययन को मौसम विज्ञान कहते हैं, और इसको हम लोग कहाँ अध्ययन करेंगे, भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। जल से संबंधित ज्ञान को जल विज्ञान कहेंगे, जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा मानव भूगोल की ओर इधर आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखते समय शब्द का मतलब ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी वजह से आप 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखने जाएंगे, उसके कितने शब्द होने चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप क्या बोल रहा है, मानव भूगोल। तो मानव भूगोल मानव निर्मित परिघटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जनसंख्या, आवास, कृषि, निर्माण, उद्योग, बस्ती, यातायात से संबंधित अध्ययन क्या कहेंगे, उसको हम लोग मानव भूगोल कहेंगे। तो हम क्या बोले कि प्रकृति से संबंधित अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएंगे, और मानव से संबंधित, है ना, परिघटनाओं का अध्ययन मानव भूगोल से संबंधित होंगे। अब यहाँ क्या बोल रहा कि इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शहरी भूगोल आदि मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसमें यातायात और उद्योग आदि मानव भूगोल के क्या है, उप क्षेत्र है। तो आप देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है क्रिएट, कि बोलेगा कि मानव भूगोल का कोई एक उप क्षेत्र का उदाहरण दीजिए। तो ये जितने सारे लिखे हुए हैं उनमें से यातायात तथा उद्यम, ये दोनों में से कोई एक उदाहरण दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। 10वां देखते हैं, थोड़ा सा तेजी से देखेंगे। ये क्वेश्चन बोलता नियतिवाद से क्या तात्पर्य। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन से कोई इस चैप्टर से कोई 2 क्वेश्चन बिल्कुल डन पूछेगा, सब्जेक्टिव में और 2 ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो यहाँ आइए सबसे पहले इसको देखते हैं, नियतिवाद। तो नियतिवाद एक क्या है, विचारधारा है ना। तो देखेंगे इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक रेट जेल थे।
तो रेट जेल के अलावा और ऐसे भूगोलविदा जो है जिन्होंने, है ना, नियतिवाद विचारधारा को अपने समर्थन प्रदान किया है। तो हमबोल्ट जो है और हमबोल्ट आदि इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस विचारधारा के समर्थक रेट जेल के अलावा हमबोल्ट भी इस विचारधारा का समर्थन किए थे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा यहाँ से हम लोग देखते हैं, छोटा ये थोड़ा सा यहाँ दीर्घ प्रश्न उत्तर है, तो आपको मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या करें। यानी मानव की प्रकृतिकरण का क्या अर्थ हुआ, तो हम लोग उस समय की हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम लोग थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मानव की प्रकृतिकरण, तो आप क्या, हम लोग क्या बताए थे कि जो प्राचीन काल जो होता था, तो प्राचीन काल में जो मनुष्य जो होते थे, है ना, वो प्रकृति की पूजा करते थे और उसके अनुसार चलते थे। तो यहाँ का आदिम अवस्था का मतलब क्या हुआ, आदिम मतलब पुराने, है ना, यानी प्राचीन काल के मानव को हम लोग आदिम बोलेंगे, आदिम अवस्था, प्राचीन काल के मानव। तो क्लास 11th में हिस्ट्री में एक चैप्टर याद कीजिए, जहाँ से आप पढ़े होंगे एक चैप्टर, है ना, समय की शुरुआत। क्लास 11 का ये फर्स्ट चैप्टर है, जहाँ पे ये वाला टॉपिक आपको वहाँ पे मिलता होगा। तो ये आदिम अवस्था के बाद जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता चला गया, तो मानव की जो प्रकृति पे निर्भरता कम होता चला गया। यानी जैसे जैसे ना प्रौद्योगिकी का विकास होता चला गया, वैसे वैसे मानव की जो है प्रकृति पे निर्भरता धीरे धीरे कम होता चला गया। तो अपने आप को ढालने के लिए बाध्य। अब उस समय मानव की सामाजिक विकास की अवस्था आदिम ही थी। मतलब जिस समय प्रौद्योगिकी का विकास कंप्लीट नहीं हुआ था या विकास धीरे धीरे हो रहा था, है ना, तो उस समय तक जो मानव की जो सामाजिक विकास है वो बहुत कम था। तो जैसे जैसे, है ना, प्रौद्योगिकी का विकास होता गया, वैसे वैसे मानव की सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन आता गया। तो मानव इस प्रकार अपने अन्य क्रिया, पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया, इस अवस्था में मानव प्रकृति को सुनता था, है ना, प्रकृति को सुनता था और उसकी प्रचंडता और भयभीत होता था, उससे डरता था और उसकी पूजा भी करता था। आज, है ना, उस चीज़ को लोग धीरे धीरे जो है वो भूलते जा रहे हैं। तो थोड़ा हम और आगे बात कर लेते हैं इसकी हम थोड़ा सा। ठीक है, तो विश्व में आज भी ऐसे समाज हैं जो प्रकृति पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। विश्व में आज भी ऐसे समाज हैं, है ना, जो प्रकृति के साथ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं झारखंड की बात करूँ, थोड़ा झारखंड के देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, झारखंड में किसकी बात किया जाता है, जल, जंगल और जमीन, है ना। तो अपने जंगलों की संरक्षण करने के लिए, अपने वनों की संरक्षण करने के लिए लोग क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे शक्ति कर, यहाँ पे देखेंगे कि पूज्य साक्षात्कार योग बनी हुई है। इसका क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हो कि लोग जो है प्रकृति की पूजा करते थे। और सतत पोषण का अर्थ क्या होता है, सतत पोषण हेतु मनुष्य प्रकृति के संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है। तथा सतत पोषण का अर्थ क्या होता है ना, कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, उस संसाधन को भावी पीढ़ी को बनाए रखना, उसको हम लोग बोलते हैं सतत पोषणीय विकास हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भौतिक पर्यावरण बोलता माता प्रकृति के रूप में धारण किए हुए हैं, किंतु समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते थे और अपने अर्जित ज्ञान के बल पर तकनीकी के कौशल विकसित करने के सामर्थ्य होते थे। इस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ लोग और अधिक समक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करते थे, है ना। वे अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता के और अग्रसर होते थे। वास्तव में पर्यावरण से प्राप्त संसाधन ही संभावनाओं को जन्म देती थी। थोड़ा आंसर ये लंबा है क्योंकि ये 5 मार्क्स का आंसर होगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स का आंसर है, तो आप ऊपर का अगर हेडिंग और इसकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो नीचे वाला समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसी वीडियो में इसको पूरे कवर करने जा रहा हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में आपके साथ हम मिलेंगे और एक ही चैप्टर के अधिक वीडियो संभव नहीं है, चूँकि समय भी कम है परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपको बहुत सारे चैप्टर का तैयारी भी करना है। तो कल हम आपको बताए थे कि पार्ट ए में आपको 12 चैप्टर पढ़ना है ना, और पार्ट बी में आपको पढ़ना है 10 चैप्टर। यानी ओवरऑल देखेंगे तो ज्योग्राफी में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 22 चैप्टर्स आपको कवर करना है और अब तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर में है ना। तो चलिए
मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो चलिए मानव भूगोल के, है ना, उप क्षेत्र पढ़े हैं, तो हम लोग यहाँ पे विषय क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि मानव भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। मानव भूगोल यानी भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में से एक प्रमुख शाखा है। तो अभी हम आपके साथ क्या डिस्कस किए कि मानव भूगोल की पहली जो शाखा है वो भौतिक भूगोल है और दूसरा मानव भूगोल है। तो मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा कौन सा जी? मानव भूगोल है। तो वास्तव में भूगोल का अर्थ होता पृथ्वी को मानव के घर के रूप में, है ना। पृथ्वी जो है वो क्या मानव के घर है। पृथ्वी का ये मतलब भूगोल का अर्थ है ना। भूगोल का क्या है अर्थ था? भूगोल का क्या अर्थ है? पृथ्वी मानव के घर के रूप में इसको समझा जाना। तो जिन्होंने मानव को न पोषित किया, यानी मानव का जो पालन पोषण है इसी पृथ्वी के ऊपर हुआ है। और मानव भूगोल में प्रकृति और मानवीय परिघटनाओं को स्थानिक विवरण और मानवीय जगत के बीच संबंध है। यानी क्या हुआ, यहाँ पे प्रकृति और मानव उन दोनों के बीच जितने भी परिघटनाएं हुई है उसकी अंतर संबंध किससे है? भूगोल से है। और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक, यहाँ देखेंगे, सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन क्या किस में करते हैं हम लोग? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत इसको हम लोग रखते हैं। सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का केंद्र ही मानव होता है। मानव और उसके विकास में उसके द्वारा की गई, है ना, अनुक्रियाएं के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति संभव हुई है। जिसमें से क्या आएंगे? समाजशास्त्र जो समाज से संबंधित अध्ययन करता, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान का और कल्याण, अर्थशास्त्र, है ना, इतिहास, इन सभी जो है वो क्या है? मानव भूगोल का एक विषय क्षेत्र है। यानी मानव भूगोल इन सभी विषयों पे क्या करता है? अध्ययन करता है। तो चलिए इस चैप्टर का मैं लास्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर ओवरऑल खत्म हो जाएगा। फिर आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 2 के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्णन करें कि तकनीकी विकास समाज का सांस्कृतिक विकास कैसे दर्शाता है। मतलब जिस प्रकार जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, थोड़ा इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ सो चलिए आइए थोड़ा सा मैं वापस फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस क्या हो रहा है, क्या बोलता है? वर्णन करे कि तकनीकी विकास समाज को किस प्रकार विकास को दर्शाता है। तकनीकी विकास समाज के सांस्कृतिक विकास को कैसे दर्शाता है। मतलब जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, है ना, तो हमारे सांस्कृतिक विकास उसके कैसे दर्शा रहा है। आइए यहाँ पे सबसे पहला ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोलता है पहला कि मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही तकनीकी विकास कर पाया है। मनुष्य प्रकृति के नियम को समझा तो प्रकृति के नियम के समझने के साथ साथ वो तकनीक का विकास कर पाया है। जब तक मनुष्य प्रकृति के नियम को नहीं समझेगा तब तक कभी भी किसी भी तकनीक को विकास वो संभव नहीं है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये दो वस्तु यहाँ पे देखेंगे तो बोलता है डीएनए एक आनुवंशिक रहस्य को जानने के बाद कई बीमारियों की इलाज संभव हो पाया। तो डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक लक्षण है जो माता पिता में होते हैं और वही लक्षण उसके पिता या पुत्र में पाया जाता है, तो उसका आनुवंशिक लक्षण है। तो जब तक वो, है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे कि डीएनए और आनुवंशिक रहस्यों के जानने के बाद कई बीमारियों का इलाज संभव हो पाया। मतलब सबसे पहला देखेंगे कि ये क्या हुआ, डीएनए को समझने के लिए तकनीक को समझना पड़ेगा, है ना, तभी तो उसके संस्कृति को विकास के बारे में हम समझ पाएंगे। अब क्या बोल रहा है, तकनीक के विकास के कारण मनुष्य आदि मानव से विकसित होकर, है ना, हेमोसोपियंस यानी ज्ञानी मानव तक बन पाया। मतलब क्या हुआ कि मानव जो है वो तकनीक के विकास करके, है ना, पहले क्या होता था कि जो मानव जो है वो बिना वस्त्र के होता था, कच्चा मांस खाता था, पेड़ों पे रहता था, है ना। इस सभी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आदि मानव। तो जो आदि मानव है ना, आदि मानव जो है, तो यहाँ देखेंगे तो अपनी तकनीक के विकास करके
आज ज्ञानी मानव के रूप में, मतलब हम आधुनिक मानव के रूप में हम उसको कह सकते हैं। तकनीक के विकास के कारण जो मनुष्य पहले पर्यावरण के दास था, वह अब अनुकूल पर्यावरण में बदलाव के सक्षम है। यानी क्या हुआ कि पर्यावरण के अनुकूल भी वो सक्षम हो। जैसे हम उदाहरण मान लेते हैं, ठीक है, कि जो मौसम है वो बहुत ही गर्म है, तो तकनीक के विकास के करके यहाँ पे एसी का, फैन का और कूलर आदि का प्रयोग करके गर्मी से बच सकता है। तो मानो क्या हुआ, अपने तकनीक के विकास करके पर्यावरण के अनुकूल अपने सक्षम है बदलाव के, वो क्या है, सक्षम है। तो देखिए आंखें, चूंकि इसको देखेंगे अब यहाँ पे मानव भूगोल के अध्ययन के 3 विचारधारा कौन कौन है। तो 3 विचारधारा में मैंने ये तीनों विचारधारा का, ये तो पहला विचारधारा था आपका, है ना, नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा, नव निश्चयवाद विचारधारा। ये ध्यान दीजिएगा, 3 विचारधारा आपके बीच यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। पहला क्या है, निश्चयवाद विचारधारा, दूसरा है संभववाद विचारधारा, तीसरा है नव नियतिवाद। तो पहला देखेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको बेसिकली अगर मैं नहीं भी समझाऊं तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके 2 कारण है। पहला कारण क्या है, तो पहला जो कारण है आपका, है ना, वो ये है कि सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि पिछले जो ऊपर जो हम डिस्कस किए हैं, है ना, ये सारे टॉपिक वहाँ से मिल रहा है। तो इसके अनुसार मनुष्य प्रकृति और पर्यावरण के दास है। निश्चयवादी विचारधारा क्या है कि मनुष्य प्रकृति और पर्यावरण के क्या है, दास है। अर्थात पर्यावरण मनुष्य के क्रियाकलापों को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसीलिए सामाजिक आर्थिक विकास सांस्कृतिक लोगों के जीवन, है ना, प्रकृति के अधिक प्रभावित करता है। ये क्या होगा, नियतिवाद, ये निश्चयवाद विचारधारा है। तो निश्चयवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन है, मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना। और संभववाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन है, मुझे कमेंट में बताएंगे, और नव निश्चयवाद को बताएंगे। इस विचारधारा के अनुसार इस विचार, है ना, के विरोध स्वरूप मानव प्रकृति द्वारा नियंत्रित होता है। यानी मानव का नियंत्रण किसके द्वारा होता, प्रकृति के द्वारा होता है। जैसे अभी तेज बारिश हो रहा है, मान लीजिए हजारीबाग में, ठीक है, आपको कहीं जाना है तो जाएंगे नहीं, यहीं पे रुक रहेंगे। तो नियंत्रण किसके द्वारा हुआ, प्रकृति के द्वारा हुआ, है ना। तो अन्य भूगोल वेदांत, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं ऑमिट कर रहा हूँ। इस विचारधारा का प्रतिपादन उन्होंने बताया कि मनुष्य आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति अथवा पर्यावरण को परिवर्तन कर सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य प्रकृति पर्यावरण के दास तथा पर्यावरण मनुष्य के क्रियाकलापों को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये क्या है, संभववाद विचारधारा। आइए थोड़ा और आगे हम चले, तो क्या हो रहा है, नव निश्चयवाद विचारधारा। नव निश्चयवाद विचारधारा, तो इस विचारधारा के अंतर्गत मानव पर प्रकृति का प्रभाव सीमित है। मानव पर प्रकृति का प्रभाव क्या है, सीमित है, जबकि मानव की क्रियाएं असीमित है ना। मानव की क्रियाएं क्या है, असीमित है, और उसकी प्रकृति के प्रभाव क्या है, सीमित है। जिसके कारण मनुष्य ने प्रकृति के प्रभाव को भी सीमित कर दिया है। इस विचारधारा का जन्म उस समय हुआ जब, है ना, ग्रिफिथ टेलर को रुको और जाओ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है ना। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए जब चैप्टर 2 आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस चैप्टर में आपके साथ मैं क्या क्या डिस्कस किया हूँ। ओवरऑल मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए, ये सब टॉपिक यदि आपको समझना है तो मैंने अभी क्या आपके साथ मैंने क्या बोला कि आप ना प्ले स्टोर से कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कीजिए, है ना, और वहाँ जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला देखेंगे कि देखिए सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर कर चुके थे कल, है ना, ये सब्जेक्टिव क्लियर कर चुके थे। तो आप ना नोट्स बनाने के लिए वीडियो को रोककर आप ना नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को रोककर आप नोट्स भी बना सकते हैं। ये सारा टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया हूँ। तो उम्मीद है कि ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।
रुकना है। तो चलिए यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको कल मैं बता दूं आपको, है ना, इसके विषय में। तो देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आपके साथ जो डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगले दिन जो है आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे चैप्टर 2।